आज के इस वीडियो में हम 5 के पाठ के जो पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें से बहुचयनात्मक प्रश्न उत्तर को समझेंगे। बहुचयनात्मक का मतलब है मल्टीपल चॉइस, यानी कि हमारे पास चॉइस दी गई है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। बोर्ड परीक्षा में आपको मैं ये बता दूं कि बहुचयनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में आपके सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है, यानी कि आपके यहाँ पर ये विकल्प दिए हुए नहीं होंगे, आपको सीधा एक आंसर लिखना होगा। फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि तो सर हमारी किताब में ये प्रश्न क्यों दिए गए हैं और हमें ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हम इनको क्यों पढ़ें। देखिए, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे प्रश्न हैं। यहाँ तो बुक में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर सीधा इसी से क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे प्रश्न बनेगा। ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपन सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम इन 11 क्वेश्चनों को समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि क्षार का जलीय विलयन। देखिए, क्षार जो पदार्थ हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो जो क्षारीय पदार्थ हैं उनका जलीय विलयन क्या करता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, या लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है, या लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देखिए, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस कागज होता है, एक लिटमस पत्र जो है वो एक पत्र है, कागज है। अगर नीले लिटमस पत्र को हम अम्ल में डुबोएंगे तो वो लाल हो जाएगा। यानी कि आपको अनिल नाम याद कर लेना है। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो क्षार क्या करेगा, क्षार उल्टा कर दो, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। अब रही बात बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि क्षार का जलीय विलयन लिटमस पत्र को किस प्रकार परिवर्तित कर देता है, या क्षार किस लिटमस पत्र का रंग कौन से रंग में परिवर्तित कर सकता है, या फिर ऐसा आ जाए उल्टा आंसर दे दिया जाए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें यहां इसी से हम इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल व क्षार के जलीय विलयन होते हैं विद्युत के। देखिए, अम्ल जो पदार्थ है जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, ये अम्लीय पदार्थ हैं। या क्षारीय पदार्थ जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार के विलयन, विलयन का मतलब जब पानी में इनको घोलेंगे अपन अम्ल और क्षार को, तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक का मतलब क्या है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि अम्लीय पदार्थ बिल्कुल ठोस अवस्था में है या क्षार पदार्थ ठोस अवस्था में है, इनका विलयन नहीं है, तो उस समय तो विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब अम्ल और क्षार का विलयन बना दिया जाए, इनको पानी में घोल दिया जाए, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अम्ल और क्षार को जब अपन विलयन पानी में घोलते हैं तो इनके आयन मुक्त हो जाते हैं। जैसे HCl है, इसको पानी में घोलेंगे तो H+ धनायन, दूसरा Cl- ऋणायन, ये अलग अलग हो जाएंगे। और जब विलयन के अंदर आयन बन जाते हैं, चाहे धनायन हो या फिर ऋणायन, तो उसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये ठोस अवस्था में होते हैं उस समय इनमें आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। और विलयन अवस्था के अंदर ये विद्युत के
सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसका सुचालक हो जाएगा विलयन के लिए, अम्ल क्षार के विलयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होती है। देखो ये पीएच की परिभाषा है और हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर भी समझा था इसके बारे में कि जो पीएच होती है वो सोरेनसन एक वैज्ञानिक है, सोरेनसन ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये रहा, ठीक है, तो देखो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस log 10, यहाँ 10 लिख देंगे 10, ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स में एक ब्रैकेट के अंदर H प्लस कर देंगे। ठीक, अब ये इसकी परिभाषा है कि पीएच किन आयनों की, तो ये पीएच है, ये किन आयनों की है, H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी कि माइनस, और लघु गुणक, लघु गुणक यानी कि log, ये log लिखा हुआ है log 10, ये लघु गुणक हो गया। तो ये H प्लस आयनों की सांद्रता होती है। दूसरा, हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो जल के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो ये तुरंत पानी के साथ मिलकर के H2O के साथ में मिलकर के क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं H3O, ठीक है, ये H3O बना लेते हैं जो कि हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं। तो यहां ये भी इसका आंसर सही है, अगर आप लिख सकते हो तो ये हाइड्रोनियम आयन, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, परंतु यहाँ ऑप्शन में अपन को ये केवल हाइड्रोजन आयन दिया गया है और आपको ये हाइड्रोजन आयन के नाम से ही आप याद कर लीजिएगा। तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि पीएच क्या है या पीएच किसे कहते हैं, तो हमें लिखना है कि H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है, ठीक है, और ये कौन से वैज्ञानिक के अनुसार है, ये सोरेनसन के अनुसार है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होती है, ये पूछना चाहता है। कोई भी अम्लीय विलयन उसकी पीएच, देखो पीएच के लिए एक स्केल बनी हुई है, मैं यहाँ स्केल एक बना देता हूँ अपने, जिस प्रकार से स्केल अपने फुट होती है वैसे ही मान लीजिए कि स्केल बना रखी है। बीचों बीच तो अपने लिख दिया 7, यहाँ 0 यानी 0 से 7 तक हो गया, और यहाँ फिर 14। तो 7 पे तो होता है उदासीन, और 7 से कम वाला होता है अम्लीय, 7 से अधिक वाला होता है क्षारीय, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो किसी अम्लीय विलयन की, तो अम्लीय विलयन का कितना होगा, 7 से कम, 7 से कम यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी हो सकता है। ये सारे अम्लीय विलयन है। 7 पे तो उदासीन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या है, 7 तो गलत है, 7 तो उदासीन होता है। 14 पे क्या होता है, क्षारीय होता है। 11 पे क्या होता है, 11 पे भी क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक क्षारीय है। बच गया 4, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो अम्लीय होता है। तो यहाँ अपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है कि अम्लीय विलयन की सांद्रता कितनी होती है, तो अपन उसका आंसर क्या लिखेंगे, अम्लीय विलयन की सांद्रता जो है वो 7 से कम होती है। क्षारीय विलयन का पूछ सकता है, तो क्षारीय विलयन की 7 से अधिक होती है। उदासीन विलयन की कितनी होती है, 7 होती है पीएच। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर इस प्रकार से देना है। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे उदर, उदर यानी कि पेट, पेट की बात कर रहा है, में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। देखिए दूसरे पाठ में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और भोजन के पाचन की क्रिया के बारे में समझा था। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये अपनी जो आहार नाल है, इसमें एक भाग है आमाशय, ठीक है, फिर उसके आगे ग्रहणी, ये छोटी आंत का भाग है, ठीक है ना, फिर आगे चल करके ये बड़ी आंत में खुलती है। तो यहाँ भोजन का पाचन जो आमाशय के अंदर भी होता है और ग्रहणी के अंदर भी पाचन होता है, परंतु यहाँ जो उदर की बात कर रहा है, तो ये उदर का मतलब ये आमाशय ही है, ठीक है। उदर बोल दीजिए या आमाशय बोल दीजिए, या एक नाम और आएगा इसका जठर, इसको अपन जठर भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्टोमक कहते हैं। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि हमारे उदर में, तो ये हमारा जो उदर है यानी कि आमाशय है, इसमें एक अम्ल का स्त्रावण होता है जिसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ ये विलयन के अंदर इस आमाशय में जो सांद्रता है वो अम्लीय होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। तो यहाँ हमारे उदर में भोजन की पाचन की क्रिया कौन से माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम में होगी, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अग्निशामक यंत्र, देखिए अग्निशामक, अग्नि का मतलब होता है आग और शामक का मतलब होता है बुझाना, आग को बुझाने वाला यंत्र। आपने बड़े बड़े जो इमारतें हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, या अपने स्कूल में भी आपको मिल जाएगा, एक इस प्रकार से लाल रंग का एक छोटा सा सिलेंडर होता है, ठीक है, और उस सिलेंडर में एक इस प्रकार से यहाँ एक ऊपर नली लगी होती है, एक ट्यूब लगी होती है, ठीक। तो यहाँ आपने देखा होगा अपने स्कूल के अंदर, या छोटी साइज के भी आते हैं जो मोटर गाड़ियों में भी रखे होते हैं। तो इसके अंदर एक छोटी अंदर एक कांच की बोतल और होती है, ठीक। तो यहाँ इनके अंदर दो चीजें भरी होती हैं, एक तो इनके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे अपना मैंने लिख दिया यहाँ पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक इसमें होता है यहाँ कांच की शीशी के अंदर जैसे H2SO4, ये अम्ल भरा होता है। तो जब कभी आग लगती है तो अपन यहाँ पर एक घुंडी होती है, उस घुंडी को जोर से दबाते हैं तो कांच की बोतल टूट जाएगी, टूटते ही ये अम्ल जो H2SO4 या NaCO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, और इस पाइप से CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आग को बुझा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र है उसको बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCO3 जो है ये इसमें अपन काम में इसको लेते हैं। और ये हम जानते हैं कि ये जो NaCO3 है इसी का नाम अपना बेकिंग सोडा भी है, या इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडा। धावन सोडे का मतलब है कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। तो धावन सोडे का जो सूत्र है वो पूछना चाहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। इसमें 10 जल के अणु, क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। आप जानते हैं कि NaCO3 तो क्या है? खाने का सोडा, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा। NaCl नमक है, CSO4 हाफ H2O जल के अणु जो आधे जल के अणु है, क्रिस्टलीय जल के अणु, ये अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में होते हैं, ठीक है। और धवन सोडा जो है Na2CO3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विरंजक चूर्ण। देखो रंजक का मतलब होता है रंगने वाला, और विरंजक यानी कि रंग को उड़ा देने वाला। तो जो विरंजक चूर्ण है इसे हम अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसको हवा में, वायु में खुला रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इससे कौन सी गैस निकलेगी? देखिएगा इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो ये क्लोरीन गैस इससे अलग हो जाएगी, ये उड़ जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है साबुन कार्य करता है। देखिए अपने इस पाठ में साबुन और अपमार्जक का लास्ट पॉइंट था एक, तो साबुन जो है ये केवल मृदु जल में ही काम करते हैं। मृदु जल यानी कि जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के जो लवण है वो नहीं है, और कठोर जल उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो साबुन जो है, साबुन केवल मृदु जल में ही काम करते हैं, यानी कि मृदु जल के अंदर ही साबुन कपड़ों को साफ करते हैं, गंदगी को हटाते हैं, मैल को साफ करते हैं। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। अब ये मिसेल क्या है और हाइड्रोकार्बन पूंछ क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे जहां हमने मिसेल की संरचना पढ़ी थी। तो एक बार देखिएगा यहाँ पर ये साबुन का फार्मूला है, जैसे ये साबुन है, यहाँ ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, कार्बन 17 है, हाइड्रोजन 35 है। तो हाइड्रोकार्बन ये जो C17H35, इसके जगह अपन ने R लिख दिया, R यानी कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। ये COONA यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये साबुन का फार्मूला है। जब पानी में इसको घोलते हैं तो यहाँ पर RCOO अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। तो यहाँ ये जो RCOO है इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं COO, ये तो रहा COO ऋणायन, इसका ध्रुवीय भाग है जो कि जल इसने ही है, ये तो बाहर की तरफ होगा। और ये हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, ये आपको जो जिग जैग दिखाई दे रही है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा दिख रही है आपको, ये हाइड्रोकार्बन भाग है जो कि जल विरोधी होता है, ठीक है।
तो अब देखिए जब मिशेल की संरचना बनती है तो ऐसे बनती है। तो ये तो भाग कौन सा था, COO माइनस वाला। ये जितने भी अणु दिख रहे हैं आपको, CO माइनस वाला भाग जो ध्रुवीय भाग है, जो कि जल स्नेही है, बाहर की तरफ है। और बीच में जो अंदर की तरफ जो मैल या चिकनाई है, और ये यहाँ आपको टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा दिख रही है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो ये यहाँ पर अंदर की तरफ होती है, जो कि इसका पूंछ भाग है, जो कि जल विरोधी होती है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। और इसका जो सिर भाग है, हेड है, ये बाहर की तरफ होता है, जल की तरफ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था कि मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन की पूंछ कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। कहाँ होती है, अंदर की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है अपना ऑब्जेक्टिव, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन, हाइड्रोजन धनायन जो है। प्रोटॉन कैसे बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो केवल इसके पास में एक प्रोटॉन बचता है। तो ये प्रोटॉन की भांति काम करेगा, एक प्रोटॉन इसके पास। ठीक है, तो H+ आयन प्रोटॉन कहलाता है। ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। देखिए हमने पाठ के शुरुआत के अंदर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें आर्रेनियस के अनुसार परिभाषा पढ़ी थी, दूसरी हमने पढ़ी थी ब्रोस्टेंट लोरी के अनुसार। तो ब्रोस्टेंट लोरी ने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, तो यहां इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन ग्रहण करने वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं। ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, ठीक है, आर्रेनियस के अनुसार और ब्रोस्टेंट लोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार, तो इन तीनों में से अधिकांशतः कोई ना कोई एक परिभाषा आपको पूछी जाएगी कि आर्रेनियस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। आपको वहां एग्जाम्पल भी लिखने हैं, क्योंकि इस पाठ में से हमें पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। एक प्रश्न आएगा जो कि 2+2 2 भागों में बटा हुआ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो छोटे क्वेश्चन है वो अपने से पूछे जा सकते हैं, उनको अपन ने समझा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके जो अति लघुतात्मक प्रश्न है, जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पाई जाती है, वो अपन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, जिसमें अपने 24 क्वेश्चन है। इनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे।